कुछ साल बाद यूपीएससी ने निकाला और उसको फेस किया और लगभग 100 के आसपास इंटरव्यू में थे, उसमें से 7 सेलेक्ट होने थे। कब आपने ये यूपीएससी का ये एग्ज़ाम कब दिया था? एक चीज़ याद आ रही कि मैं जब 11th में आया, 10th में मेरी इच्छा थी कि मैं पीसीएम लूँ, हाँ फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री, हाँ। क्योंकि चूंकि मेरा मैथ्स बड़ा स्ट्रांग था। एक जगह खामोशी से खड़े रहो, आपको वो सारी चीज़ आपके अंदर कमियां वो दिखा भी देगा, किसी को पता आएगा भी नहीं। और वर्तमान में मैं भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में युवा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। पूछती है झोपड़ी और पूछता है आसमां, कब तलक जलते रहेंगे लोग मेरे गांव के। कितना सुंदर मैसेज वाले जो हैं वो एक गाना गाएंगे, आओ जिंदगी को उन्नति दे शांति दे। और वो गीत सर हमेशा मुझे 30 सेकंड्स की रील होती है, 40 सेकंड्स की रील होती है, वहाँ पे आपने एक सेंटेंस कहीं से भी चुराया और आपने बोल दिया। पर सर वो 30 सेकंड 30 साल बर्बाद कर रहा है। आओ जिंदगी को उन्नति दे शांति दे, आओ प्यार बांटें इस चमन को ताजगी दे। मेरे फेसबुक वॉल पे मैंने एक मैसेज लिखा था, प्रतिभा को अवसर दो, वह स्वयं अपनी पहचान बनाएगी। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने काम के प्रति कितनी सजगता से, कितनी सरलता से और कितने अपनत्व से शामिल हैं। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। हमारी श्रृंखला शख्सियत के अगले एपिसोड में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं राजकुमार वर्मा से, जो हरदा जिले की टिमरनी तहसील के ग्राम डोलरिया के निवासी हैं। नमस्कार राजकुमार जी, स्वागत है आपका एआर ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम हरदा की बात में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताइए, आपकी शिक्षा और अब तक के आपके सफ़र के बारे में। नमस्कार। पहले तो एआर ब्रॉडकास्ट को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने एक मंच प्रदान किया और अपनों से अपनों तक बात पहुँचाने का। मैं राजकुमार वर्मा मूलतः ग्राम डोलरिया टिमरनी हरदा मध्य प्रदेश से हूँ और वर्तमान में मैं भारत सरकार युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय, राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय भोपाल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में युवा अधिकारी के पद पर पदस्थ हूँ। और जैसा आपने कहा कि मेरे बारे में, तो प्रारंभिक शिक्षा आपने बताया ग्राम डोलरिया और पूर्णतः मेरा स्नातकोत्तर और तक की पढ़ाई जो रही है वो टिमरनी महाविद्यालय से रही है, जिसमें मेरा कॉमर्स विषय रहा है। और वर्तमान में लगभग पूर्ण हो चुकी पीएचडी, और इसी बीच में कुछ समय महाविद्यालय में भी अध्यापन कार्य किया है। अच्छा। लगभग 5 से 6 वर्ष। उसके बाद फिर जिस पद पर आज मैं आपसे परिचित हो रहा हूँ, वो पद का यूपीएससी के माध्यम से चयनित किया जाता है। अच्छा, आपका थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर ऐसा है कि पारिवारिक अपने पुश्तैनी कार्य और कृषक क्षेत्र पे निर्भर फैमिली जो है, कला में भी निपुण है पिताजी, तो ढोलक वादक रहे हैं, तो आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध भी हैं। और वो अपनी गणगौर और अन्य चीज़ों में उनकी महारत है ढोलक में, और लोग जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो आयोजन में उनको याद करते हैं। तो एक मध्यम परिवार, अच्छा, और जिसमें माता पिता और कई परिस्थितियाँ अप एंड डाउन्स चलते रहे हैं। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे एक एजुकेशंस का ऐसा जज्बा दिया लोगों को देखकर कि आपको करना चाहिए, क्योंकि पिता की अपनी एक इच्छा होती है कि एक बेटा एक शीर्ष पर जाए और उसका नाम वर्चस्व करे। राजकुमार जी, कितने भाई बहन हैं आप लोग? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा जी। भाई 2 हैं और 2 बहन हैं। चलिए जी। उस बीच में राष्ट्रीय सेवा योजना में वॉलेंटियर के रूप में काफ़ी चर्चित और काफ़ी फेम मिला। अच्छा। और शायद उसी वजह से आप
आपसे पूर्व में परिचित भी बिल्कुल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल राजकुमार जी, मुझे याद है ये राजकुमार वर्मा एनएसएस में एक ये जाना माना नाम हुआ करता था। जी। जब ये राजकुमार वर्मा जब स्टूडेंट हुआ करता था। स्टूडेंट हुआ करता था। अच्छा देखिए, बड़ा एक रोचक संयोग है कि आपने जो आपकी रुचि थी एनएसएस में, आपने बहुत काम किया है जी। और उसी को आपने कैरियर बनाया। तो ये एक मात्र संयोग है, या आपने जब एनएसएस में आप एक स्टूडेंट के रूप में थे, एक स्वयं सेवक के रूप में थे, उसी समय आपने तय कर लिया था कि मुझे इस पद पर पहुंचना है? सर बहुत अच्छा मतलब आपने सवाल निकाला है, और ये मुझे लगता है आना चाहिए सवाल। इच्छाएं सर हमारी कभी ये नहीं होती कि हम ये पाएं, सबकी इच्छाएं होती है कि बहुत बड़ा पाएं, हाँ। स्वाभाविक है। पर कभी कभी मुझे लगता है कि युवाओं की पारिवारिक स्थिति और उसके साथ में उनकी अपनी मेहनत, या तो पारिवारिक स्थिति से वो अपने आप को डिमोलाइज करके स्थिति को दोष दे देते हैं और फिर खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हैं। तो इसी बीच में जब इस ओर आना था तो पहला उद्देश्य था मतलब आप पहली बार ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि पारिवारिक स्थिति के अनुरूप मैंने सोचा कि चलो ग्रेजुएशन कर लेंगे और अच्छे से टाइपिंग सीख लेते हैं। हाँ। कुछ स्पीड्स होती हैं उस स्पीड में, और यहीं पर कलेक्ट्रेट या कहीं ऐसी जगह जॉब करेंगे, परिवार का ध्यान देंगे। और हुआ ऐसे कि जैसे ही कॉलेज में कदम रखा, हाँ। तो कॉलेज के बाद अचानक से एक अलग अलग गतिविधियां शुरू हुई। एनएसएस एक गतिविधि है, युवा उत्सव एक गतिविधि है। जब इनमें इन्वॉल्व हुए और अच्छे से गुरु जो हैं मार्गदर्शक वो मिले, उन्होंने उनको देखकर लगा कि अब यार पढ़ना भी ज़रूरी है, कुछ करना भी ज़रूरी है। उसके बाद ऐसा लगा, उसके बाद से सारी चीज़ें अचानक से चेंज हुई। ग्रेजुएशन क्लियर हुआ, ग्रेजुएशन के बाद में एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था, उसका फॉर्म भरा। उसमें मुझे थोड़ा सा एक उम्मीद जगाई दी कि अपन कुछ कर सकते हैं। तो उसके बाद से फिर सर शुरू हुआ कि पीजी कर लें। पीजी करने के बाद फिर शुरू हुआ कि देखा कि अच्छा पढ़ाते भी हैं, तो नेट स्लेट इसकी ओर ध्यान गया। फिर कॉलेज में पढ़ाने लगे, तो धीरे धीरे ये सफ़र शुरू हुआ। 5 साल तक कॉलेज में अध्यापन कार्य किया। उसके बाद फिर यूपीएससी दिया और यूपीएससी की ओर से इस ओर चल निकले। इसको क्या ऐसे समझा जाए कि शुरुआती लक्ष्य जो आपका था अपने कैरियर के प्रति, कोई बहुत बड़ा नहीं था? प्रारंभ में जो आपका जो उद्देश्य था, जो कि आपको क्या करना है, तो आपका एक था कि एक कहीं पर भी एक लिपिक का काम यदि कहीं पर सर मुझे उसमें मिल जाता 3 है। था सर, उसमें 3 मैंने पहले से चूज़ कर रखे थे। एक्चुअली मुझे एक चीज़ याद आ रही है, अब फ्लैशबैक में जाकर एक चीज़ याद आ रही है कि मैं जब 11th में आया, 10th में मेरी इच्छा थी कि मैं पीसीएम लूँ, हाँ। फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री। हाँ। क्योंकि चूंकि मेरा मैथ्स बड़ा स्ट्रांग था, हाँ। तो मुझे कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स, ट्रिग्नोमेट्री, और आज भी यदि कुछ फार्मूलाज की बात करें तो वो प्रॉपर मतलब आज भी इंटरेस्ट आता अंदर से। पर उस समय मैंने पारिवारिक स्थिति, क्योंकि कोचिंग्स और फुल कंसंट्रेट, आपको साइड जॉब्स कर नहीं सकते आप, तो उसकी वजह से फिर मैंने कॉमर्स में एंट्री करी। पर उस समय कॉमर्स में जैसे ही एंट्री करी, तो उसी समय मेरा प्रण था, प्रण कह लो या प्रॉमिस खुद से कह लो, कि यदि मैंने कॉमर्स लिया है तो पीएचडी तक या इससे ऊपर तक जितनी भी पढ़ाई होगी वो कॉमर्स में ही होगी, और अचीव भी कॉमर्स में करूँगा। हाँ, पर ये नहीं सोचा था कि मैं इस ओर जाऊँगा। ग्रेजुएशन के बाद फिर भली वे चेंज हुआ, उसमें 2 वे चेंज हुए कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन या बैंकिंग सेक्टर में आना है। तो वहाँ से 2 मेरे क्लियर कट रास्ते थे। उसमें या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिव में लिपिक वर्ग में आ जाऊं, या टीचिंग या बैंकिंग में सरकारी नौकरी करना है। वो जो एक कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मली, जो सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार जो होते हैं, उनका एक लड़के की नौकरी बस सरकारी नौकरी लग जाए। यस 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 यस। और सरकारी नौकरी वो किसी भी स्तर की हो। लेकिन ये आपने जो एक पहला सेंटेंस कहा था, आपने बड़े मन से बोला था, आपकी जो अंतरात्मा की आवाज़ कहीं ना कहीं उसमें छुपी हुई थी, कि जब आप कॉलेज पहुंचे, आपने एनएसएस ज्वाइन किया, वहाँ की एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हुए, तो कहीं ना कहीं आपके जीवन का लक्ष्य परिवर्तित हुआ। बहुत सर। तो ये एक जो कहते हैं कि एनएसएस का जो एक स्लोगन है, समाज सेवा के माध्यम से व्यक्तित्व विकास,
छात्र छात्राओं का। तो कहीं ना कहीं मैं इसको सच होता मुझे प्रतीत हो रहा है, क्योंकि एक एनएसएस ही शायद वो माध्यम बना होगा जहां जिसने आपके लक्ष्य को परिवर्तित किया। हाँ सर, क्यों नहीं। मतलब यदि आज कई बार आपका चर्चा ज़रूर होगी इस ब्रॉडकास्ट में, वो इसलिए नहीं होगी कि मैं आपके साथ, आप या मेरे साथ हैं, वो इसलिए होगी कि आपसे परिचित होना भी एक एनएसएस माध्यम था। हाँ, या और अदर डिग्निटीज़ को जानना या उनके साथ बैठकर नाश्ता करना, वो एक एनएसएस परिचय था। एनएसएस सर देता है, एक जगह खामोशी से खड़े रहो, आपको वो सारी चीज़, आपके अंदर कमियां वो दिखा भी देगा, किसी को पता आएगा भी नहीं। आपको मन संचालन नहीं आ रहा, पर दूसरे को आप जब वॉच कर रहे हो तो आप उसको पता कर रहे हो कि वो कहाँ पर एक छोटा सा उसको क्या फील करना है जिसके कारण और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो देता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एनएसएस के छोटे छोटे कैंप्स मैंने देखे हैं, जो एक वीकली जो कैंप्स जो हर साल लगते हैं, उसमें मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है कि उनका जीवन के प्रति, उनका स्वयं के प्रति, उनका नज़रिया अपने साथियों के प्रति, लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति, सम्मान के भाव, उनका एक अलग नज़रिया परिवर्तित होते हुए मैंने देखा। बिल्कुल सर। तो ये एक वीक का कैंप यदि किसी का नज़रिया परिवर्तित कर सकता है, तो एक लंबे समय तक एनएसएस में रहने के बाद मुझे लगता है, और वहाँ पे एक्टिवली काम करने के बाद, किसी का भी लक्ष्य परिवर्तित होना स्वाभाविक है। हो सकता है सर। और संयोग की बात कि आपने उसी एनएसएस जहां से आप प्रभावित हुए, उसी को आपने अपने कैरियर के रूप में चुना, और एक बड़े पद पर, एक बहुत ही जिम्मेदारीपूर्ण पद पर आप विराजमान हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरे ख्याल से ये जो क्षेत्रीय निदेशालय है आपका, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, 2 स्टेट की जो एनएसएस की एक्टिविटीज़ हैं, इनको प्लान करता है, इनको संचालित करता है। बिल्कुल। एक अच्छा संयोग, और हमारे युवाओं के लिए एक अत्यधिक प्रेरणा देने वाला। इसमें एक चीज़ और बोलूँगा, प्रेरणादायक तो ठीक है सर। हाँ। इसमें एक ऐसा हुआ कि मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था। हाँ। और कॉलेज में पढ़ाने के बाद एक कोरबई कॉलेज है, वहाँ था। हाँ। वहाँ से एक वैकेंसीज की ओर निकलती एसएससी से ग्रेड 2। हाँ। तो उसका भी फॉर्म भरा, पर कुछ कारणवश, ईश्वर की कृपा जब होती है ना सर, और बड़ों का आशीर्वाद होता है ना, तो कुछ मोमेंट्स अलग होते हैं, तो वो उसमें नहीं हुआ एसएससी में। कुछ साल बाद यूपीएससी ने निकाला और उसको फेस किया, और लगभग 100 के आसपास इंटरव्यू में थे, उसमें से 7 सेलेक्ट होने थे। कब आपने ये यूपीएससी का ये एग्ज़ाम कब दिया था? 2018 सर। और नॉर्मली कब ये जो हम हर साल ये पोस्ट निकलती है, या फिर कुछ अंतराल के बाद? अंतराल के बाद निकला। अच्छा, 2018 में आपने 18 में दिया सर। था। ओके, ठीक है। मैं जैसे मध्य प्रदेश से कितने, या कहें कि हम कितने लोगों का सिलेक्शन इसमें हुआ अभी था? तक तो एनएसएस के इतिहास में मध्य प्रदेश से यदि वैसे देखा जाए तो फिलहाल मेरे जो नॉलेज में है, मैं हूँ। अच्छा। हाँ। मतलब एक बड़ी उपलब्धि है। हाँ। हमारे हरदा ज़िले के लिए, कि हरदा ज़िले के डोलरिया ग्राम का व्यक्ति एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर आसीन है जहां पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। हाँ सर, इसके बीच में कई ऐसी उपलब्धियां मेरे नाम हैं, और कॉलेज महाविद्यालय में जब मैं था तो मुझे राष्ट्रपति, जो हमारा एनएसएस का पुरस्कार होता, सर्वोच्च, वो मेरे नाम है। स्टेट अवार्ड की शुरुआत मेरे उससे हुई। कई ऐसे कैंप्स हैं जो नवाचार, जैसे आपका नवाचार एक बेहतरीन नवाचार, समुदाय को जोड़ने का नवाचार है। जब एक युवा कोई सी एक अचीवमेंट्स करता है तो उसके बाद और हौसले और उपलब्धियां अपने आप गिनी जाती है। तो कई बार मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मैंने यदि एक अचीवमेंट्स किया है तो उसकी वजह से यदि कभी प्रदेश में राष्ट्रीय सेवा योजना में कुछ नवाचार के नाम आते हैं तो उसमें हरदा एक है। शायद आपको बता दूं जी। हाँ। जैसे जब मैं, क्योंकि छत्तीसगढ़, इससे पहले चंडीगढ़ था। हाँ। तो 3 राज्य देखता था, पंजाब, हिमाचल और चंडीगढ़। हाँ। और अब मैं 2 राज्य देख रहा हूँ संचालित गतिविधियों में। उसमें छत्तीसगढ़ जब मैं जाता हूँ या मध्य प्रदेश की कई इकाइयाँ विजिट करता हूँ तो यहाँ के बड़े अधिकारी भी कहते हैं कि हरदा में 2-3 चीज़ ऐसी हैं जो वो बिल्कुल डिफरेंट है। हमारे कैंप करने का तरीका, हमारे मसाल जुलूस निकालने का तरीका, वो कहीं नहीं होता।
हमारे यहाँ जो गीत चलता है, ले मसाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा जीत लेंगे लोग मेरे गांव के, पूछती है झोपड़ी और पूछता है आसमां, कब तलक जलते रहेंगे लोग मेरे गांव के। कितना सुंदर प्रेषित और संदर्भित गीत के साथ जब मसाल जुलूस गांव में कैंप फायर के दिन लास्ट डे निकाला जाता है तो लोग आकर्षित होते हैं। बहुत जगह सर आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे और आपके यहाँ भी जब कैंप लगते हैं तो गांव वाले हमको दाल बाटी चूरमा खिलाते हैं लास्ट में। बिल्कुल बिल्कुल, शायद आपने फील किया होगा। आखिरी दिन जो पार्टी होती है, गांव वाले हमको वॉट ऑफ थैंक्स देते हैं। बिल्कुल, वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि हम उनके बीच में, उनको ये देख रहे हैं कि हमारे सामने एक प्रेरणात्मक कार्य कर रहे हैं और ये परिपाटी कहीं नहीं है। अच्छा, हाँ, ये मैंने अभी तक जितने कैंप जाता हूँ मुझे ऐसा कभी अनुभव में कभी किसी ने सुनाया। तो ये एक नवाचार तो ऐसा इसलिए तब होता है कि जब आपके बीच से कोई एक नवाचार होता है। हाँ। और उसके कदम पर कोई पद चिन्ह लेकर निकलता है तो कई अचीवमेंट्स आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारे ज़िले का जो एनएसएस कल्चर है उसको भी क्रेडिट जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इन्होंने जब देखिए गाँव में वो जो प्रसन्नता का भाव है उसी की बदौलत वो आयोजन हो पाता है। और प्रसन्नता का भाव तभी आ पाएगा जब जो पूरी टीम है, जो पूरी एनएसएस का जो कैंप है, वहाँ पे जो स्टूडेंट्स, टीचर्स ये एक डिसिप्लिन्ड वे में और प्रोडक्टिव काम कर रहे हो। यदि ये प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं तो इसी कल्चर की वजह से, इसी प्लान की वजह से मैं विदेश यात्रा गया हूँ। अच्छा। भारत सरकार ने युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय ने एज ए यूथ एम्बेसडर के रूप में 2011 में मुझे चाइना विजिट के लिए सेलेक्ट किया था एज ए कल्चरल यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में। अच्छा, तो हमारा बेस्ट तो हरदा है यदि कोई बात करे। अच्छा, ये जब आपने ये जो विजिट किया है, ये आपने जॉब करने के बाद, जॉब करने से पहले सर, यानी स्टूडेंट लाइफ, ये कहें कि जो स्टूडेंट लाइफ में आपके जो कैंप्स हैं, आपका जो इंटरेस्ट है एनएसएस के लिए, इसके कहीं ना कहीं आपका जो इंटरव्यू हुआ होगा या जो सिलेक्शन हुआ होगा उसमें उसके कुछ पॉइंट्स रहे होंगे इसके। सर बिल्कुल रहा है सर, क्योंकि इसमें कुछ आपके व्यक्तिगत प्रोजेक्ट्स या आपने नवाचार किए उनको पूछा जाता है, आपके कल्चर को देखा जाता है, आप किस बैकग्राउंड के साथ आप किस कल्चर को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। हाँ। कथक आपका एक व्यक्तिगत है, फोक एक अलग दुनिया है, क्लासिकल एक अलग दुनिया है। जब फोक से कोई व्यक्ति आता है तो उसमें सुर और पिच नहीं देखी जाती, उसमें आत्मा देखी जाती, सोल देखी जाती है। उसका एक अपना एक अलग दुनिया, एक रूम होता है कि जिसमें वो घूम रहा होता है और उसका सुनने वाला कहता है मदमस्त होके कर रहा है। तो जब हम फोक डांस पर उतरे और हमने फोक डांस को लेकर वहाँ प्रस्तुति दी तो लोग आकर्षित हुए और फिर पूछते हैं। अच्छा, एक जैसे कहा जाता है कि एनएसएस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनमें कलाकार भी छुपा हुआ होता है, तो आपके अंदर कौन कौन सी कलाएं हैं? सर पहले तो मैं यूथ फेस्ट में मोस्टली सिंगिंग और डांसिंग, एक्टिंग, मिमिक्री बीच बीच में आई थी। हाँ। और उसको प्रयास और अभ्यास से मिमिक्री शुरू कर दी थी। फिर इसके बाद मन संचालन थोड़ा ज़्यादा बेहतर हुआ। फिर एक समय के बाद सारी चीज़ें मल्टीपर्पज़ थी, पर फिर कुछ समय बाद ये सारी चीज़ें डेवलप होते होते एक आध कोई एनएसएस का कोई अच्छा सा गीत जो आपको बड़ा अच्छा लगता हो, उसकी 2 लाइन हम लोग सुनना चाहेंगे। मुझे याद है कोऑर्डिनेटर्स थे जब मैं स्टूडेंट था, तो वो हमेशा कहते थे कि यार राजकुमार एनएसएस वाले जो हैं वो एक गाना गाएंगे, आओ ज़िंदगी को उन्नति दे शांति दे। और वो गीत सर हमेशा मुझे, जब कभी मैं ऐसा लगता है कि हारने वाला हूँ या मुझे कुछ पिकअप करना है, तो वो गीत की पंक्तियाँ आती हैं। एक 2 लाइनें उसकी हमें। आओ जिंदगी को उन्नति दे शांति दे, आओ प्यार बाटें इस चमन को ताजगी दे, आओ सजाएं देश विशाल, आओ चले हम लेके मशाल, आओ जो दुखी हैं उन दिलों को हम खुशी दें। तो ये गीत बड़ा सर मतलब अंदर से अच्छा लगता है सर, क्योंकि कई स्थितियां देखी हैं सर। हरदा का एक लोकल फॉर वोकल भी देखा है, आत्मनिर्भर भारत भी देखा है, या यूँ कह लो कि आपसी रिश्ते भी देखे हैं, आपसी रिश्तों के बीच में उनको समन्वय भी देखा है। तो ये गीत ही एक माध्यम है जो यदि इनको
एहसास किया जाए तो मुझे लगता है कि चाहे वह अचीवमेंट्स की दुनिया हो, चाहे सफलता की दुनिया हो, आपको गीत बड़ा प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद मेरी बातों से नहीं आप नहीं, थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल सहमत हो। बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी पूरी बातों से। देखिए, एनएसएस में जब आप स्टूडेंट रहे होंगे, 2018 में आपका सिलेक्शन हुआ, उसके पहले आपने जो भी एनएसएस के आपने कैंप्स किए होंगे, कोई जो बड़े कैंप का कोई विशेष अनुभव जिसने आपके लक्ष्य को परिवर्तित करने में या आपके जीवन के प्रति नज़रिए को बदलने में आपकी मदद की हो, ऐसा कोई वाकया? सर वाकया तो बहुत याद या होते ऐसे हैं। किसी शख्स से आप मिले हो जिससे आप अत्यधिक प्रभावित हुए हो? कठिन क्वेश्चन है सर, पर इसमें एक मैं जवाब देना चाहूँगा। जब कभी कोई सा कैंप किया है, मैंने खुद को खोजने की कोशिश करी है। अच्छा। हाँ, स्वाभाविक है कि स्वामी विवेकानंद हमारे प्रतीक पुरुष हैं, और मुझे लगता है कि जब जब मैंने कोई कैंप किया है तो मेरे अंदर जो चीज़ की कमियां थी उसको किसी को ना बताते हुए उस कैंप में सबसे बेहतर कमी को पूर्ण करने वाली ऐसी कोई गतिविधि होती थी जो मुझे परिपूर्ण करे, उसको पहले मैंने किया। और ये पद जो हैं वो कभी इतना दिमाग में ऐसा नहीं रहा कभी जा पाऊँगा, क्योंकि एक सर होते थे हमारे, वो कैंप विजिट के लिए आए, उन्हें कौन, भारत सरकार से आए, और भारत सरकार से तो हम ये सोचते थे कि यार एनएसएस कब किसको कौन मिलेगा, तो वो नहीं सोचा था। ऐसे कई तो हैं, पर इस बीच में एक हमारे जो शिक्षा जगत में जिन्होंने मुझे पढ़ाया, सक्सेना जी, उन्होंने काफ़ी जगह मोल्ड किया है, तो बहुत जगह श्रेय उनका जाता है। मैं आपसे, मेरा अगला प्रश्न शायद यही होने वाला था कि ऐसा कोई शिक्षक या कोई और व्यक्ति जो आपका प्रेरणा स्रोत रहा हो? सर शिक्षक मतलब मैंने बहुत पहले जब शायद मैं नादान था, या नादान कह लो, या यूं किशोर अवस्था या जवानी अवस्था, जिसमें शब्दों का पता नहीं होता, अर्थ का पता नहीं होता, पर उस बीच में मैं जब कभी मंच पर बोलता था, बोलने के लिए बुलाया था, तो मैं एक लाइन बोलता था कि गुरु का ज्ञान और माता पिता का आशीर्वाद, दोस्तों की दुआ, समाज का सम्मान या समाज का प्यार, इन सब का जब एक साथ आपके ऊपर योग बनता है तब आप एक सफल व्यक्तित्व के रूप में निर्माण होता है आपका, और आपको सफलता अपने आप अछूती नहीं रहती। और ये बात सही है, लोग एस्ट्रोलॉजी, लोग बहुत सारी चीज़ों की तरफ भागते हैं। मतलब यदि हम बात करें तो आस्था में आप भी विश्वास रखते हो, मैं भी रखता हूँ, पर मैं कभी कभी इस बात पे विश्वास रखता हूँ कि लोग कहते हैं कि यार आपका गुरु कमज़ोर है। मैं कहता हूँ कि जो आपको पढ़ा रहा है, जो आपको मार्गदर्शन दे रहा है, उसके प्रति आप अपनी विश्वसनीयता बनाए रखिए, आपका गुरु अपने आप मजबूत हो जाएगा। पिता की ओर ध्यान दीजिए, सूर्य अपने आप मजबूत हो जाएगा। मैं रील से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। आज हम सर, मतलब इस बीच में थोड़ा सा मैं अपनी बात को अलग दुनिया में ले जा रहा हूँ। आज रील की दुनिया चल रही है, रील देखकर तो 2 मिनट में क्या जज करेंगे, ये व्यक्ति अच्छा, ये व्यक्ति बुरा। उसके लिए आपको अध्ययन करना पड़ेगा, बुक्स पढ़िए, एटॉमिक रिसर्च पढ़िए, अच्छी अच्छी बुक्स हैं, आपके गोदान हैं, और बहुत नहीं छोड़िए तो आप गीता ले लीजिए, रामायण ले लीजिए, हर चौपाई में अर्थ है सर। आप यदि कभी हम कहते हैं प्रवासी नगर कीजिए सब काजा, हृदय राखे कौशलपुर राजा, आप इसका वास्तविक अर्थ निकाल के 3-4 प्रकार से निकलेगा। तो इसी बीच में जब मैं कुछ चीज़ें बनती गई, करते गए, तो इसमें गुरु की भूमिका, जो शिक्षक की भूमिका, और मैं बता रहा हूँ हरदा जिले के सारे शिक्षक मेरे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि हर जगह हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ आइडियोलॉजी दी है। आप थे तो जब एलबीएस एक अच्छा संस्थान था, उस बीच में आपकी मेहनत, आपके साथ जो शिक्षक आज काम कर रहे हैं वो आज तक जुड़े हैं। क्यों जुड़े? तो ये तो इंस्पायर करने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि आपके साथ के कोलिग्स के रूप में आप कार्य कर भी रहे हैं और आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो हमको सीखने की बात है कि 15 से 20 साल तक आपका कोई संबंध इतना ज़बरदस्त हो, और जो संबंध है उसको निभा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये गुरु की प्रेरणा और गुरु का आशीर्वाद होता है। और गुरु जरूरी नहीं है सर कि एक शिक्षक हो या मैं दीक्षा लूँ। हाँ, मुझे लगता है कि पथ प्रदर्शक सबसे महत्वपूर्ण होता है,
और कई बार मैं हारा भी हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं भी एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, और कई बार डिमोलाइज भी हुआ हूँ। और कई बार, एक बार का सीन है सर, आज आपने चर्चा निकाली तो एक बार ऐसे ही हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ तो हमने कह दिया कि हम एनएसएस छोड़ते हैं। तो वही सक्सेना जी, उन्होंने कहा कि तुम क्या एनएसएस छोड़ते हो, एनएसएस तुमको छोड़ दे। तो फिर उसके बाद लगा, फिर उसके बाद जस्ट सिलेक्शन नहीं, हमारा। सक्सेना जी का जिक्र हुआ है तो बड़ा डिवोटेड, एनएसएस के प्रति बड़े डिवोटेड जी, व्यक्ति है, और बिल्कुल, वो बिल्कुल। निश्चित रूप से बहुत, मैं भी उनसे वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ, मेरे ख्याल से 2004-05 से लगातार उनसे संपर्क में हूँ, और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उनका जीवन के प्रति उनका नज़रिया भी बहुत, और एनएसएस के लिए बड़े डिवोटेड। मेरे देखने में आया है जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनके पास समय होता है। कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो लक्ष्य तय कर लेते हैं, कुछ लोग जो लक्ष्य की तलाश में होते हैं, कई लोग अपनी रिसर्च में बिताते हैं, कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि आजकल ये सोशल वर्क की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि युवा जो है वो किसी भी प्रलोभन में, कि उसको लग रहा है कि हाँ मेरे टाइम को यूटिलाइज कर पा रहा हूं मैं, और वो सोशल वर्क को कहीं ना कहीं अपना रहा है। यहाँ पर दोनों तरह के लोग हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो जिनका लक्ष्य पढ़ाई करना भी है और पढ़ाई के साथ सोशल वर्क, लेकिन कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सोशल वर्क में ही इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि पढ़ाई उनकी कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। वो तो जो आपने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स को सोशल वर्क में कितना इन्वॉल्व होना चाहिए, यही मेरा एग्जैक्ट क्वेश्चन है। इसमें ने एक सवाल अच्छा किया है ये वाला, कि उनको अपने एजुकेशन के साथ में सोशल वर्क को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और देनी चाहिए तो कितनी देनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो इसके लिए भारत सरकार या सरकार की अपनी कई योजनाएं हैं, जैसे एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम। आपको समुदाय की ओर अग्रसर होना है या उस पर इंटरेस्ट है तो आपकी पढ़ाई के साथ साथ आप उधर भी कर सकते हैं और उसका रिवार्ड भी ले सकते हैं। रिवार्ड के रूप में राष्ट्रीय स्तर के शिविर या आपके ग्रामीण लेवल के जो 7 दिवसीय शिविर होते हैं वो। दूसरा एनसीसी, नेशनल कैडेट को। बिल्कुल। फिर इसके अलावा यदि स्कूल में कोई बहुत अच्छा लड़का है कि मैं समाज के बीच में कुछ अलग जगाऊं तो उसके लिए स्काउट गाइड, 12th तक स्काउट गाइड। और अच्छा कुछ अलग से करना चाहता तो रेड क्रॉस सोसाइटी। ऐसे हमारे पास कई चीज़ें हैं। तो क्यों हमारा, मुझे लगता है आपका और मेरा या आम जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, प्रशासनिक, उसको इस बात को सोचना चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी है कि वो पढ़ाई के साथ सोशल वर्क में जा रहा है। तो मुझे लगता है 2 से 3 कारण मोस्टली होंगे। पहला कारण कि वो ये चाहता है कि मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लूँ और कोई प्रोजेक्ट मुझे ऐसे मिले जिसमें मेरी पॉकेट मनी आ जाए। एक समय के बाद क्या होता है सर, ये बात सही है कि बहुत कम युवाओं में केलेवर होता है कि अपनी पढ़ाई के साथ वो पॉकेट मनी और अपना खुद का सेल्फ जितना एक्सपेंसेस है वो खर्च कर सके या व्यय कर सके। उसके बाद वो अपने आप हाई हो जाता है। पर कुछ लोग होते हैं कि वो फोकस्ड धीरे पढ़ाई के लिए निकलते हैं और जैसे जैसे उनके पास इनकम ऑफ सोर्सेज बनता तो पूरा फोकस फिर आय पे आ जाता, और आय पे आ जाता तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसके लिए दूसरी चीज़, प्लान ए के बाद प्लान बी होता है कि इंटर्नशिप प्रोग्राम है। एग्जैक्टली। आप पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुएशन में तो इंटर्नशिप करिए, उसके बदले में आपको स्टाइपेंड फंड मिल रहा है। जैसे अभी हमने माय भारत, एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, उसमें हमने एनजीओ, प्राइवेट संस्थान, शासकीय संस्थान सबको जोड़ा है। वो इंटर्नशिप निकाल रही। अभी पोस्टल विभाग ने उसमें इंटर्नशिप निकाली। आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो ग्रेजुएशन के साथ आप आइए, स्टाइपेंड फंड लीजिए 2400 रुपीज़। तो ऐसे कई चीज़ें। पर इसके अलावा यदि उसने अपना फोकस्ड किया तो ना सोशल सर्विस ठीक से कर पाता है, फिर हमेशा दोष देता है। तो आप यकीन मानेंगे, तो वही चीज़ है, जहाँ पर सोर्सेस नहीं हैं, जहाँ पर एचआर की कमी, ह्यूमन रिसोर्स की कमी है, वहाँ आप सेकंड या लेफ्ट हैंड या हेल्प हैंड बनकर आप सपोर्ट के लिए नहीं उतरना ही चाहिए। अच्छी बात है, ये तो हमारे लिए और अच्छी बात है। ऐसे सेक्टर्स जहाँ पे गवर्नमेंट या और दूसरे सिस्टम्स काम नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पर प्राइवेट कंपनीज हों या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हों, इन लोगों को वहाँ पे जरूर होना चाहिए, वहाँ पे आना चाहिए स्कूल। ये क्योंकि इस तरह की बात निकली है। तो एक चीज़ और जो अभी ट्रेंड में है, मैं देख रहा हूँ, जैसे अभी आपने देखा होगा कि एक बालक जो कि
बातें किया करता था सोशल मीडिया पे, बड़ा चर्चित रहा। कोई एक बड़े विद्वान व्यक्ति ने उनको मंच पे डांट लगा दी, इस तरह का एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। तो ये इस तरह के कई बच्चे, मैं कहूँ, जो स्कूल छोड़ के, ये इस पे भी कभी काफी चर्चा चल रही है कि कई वीडियोस में पूछा जा रहा है कि भाई तुम स्कूल जाते हो नहीं जाते हो। तो ये जो स्कूल छोड़ के कई बच्चे रील्स बनाने में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, अपना समय यूटिलाइज कर रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? एक फेमिनिज्म चाहिए। पहला तो लोगों को ऐसा हो गया कि यदि मैं कैमरे में दिखूंगा तो मुझे लगता है कि मेरी ज़्यादा वैल्यू है। पहला पॉइंट जो मैं ट्रैक किया है। दूसरा, कभी कभी माता पिता आजकल धर्म और आस्था को लेकर या फैमिली या समुदाय ऐसा आवरण तैयार कर दिया है कि यदि मैं बहुत अपने बेटे को इस प्रकार से करूँगा भक्ति में भाव में, तो उसको ज़्यादा लोग व्यू के रूप में या फेमिनिज्म के रूप में दिखेंगे। स्वाभाविक है, मैं भी जब निकलता हूँ तो तिलक या पूजा करने के बाद हमारा स्वाभाविक है हाथ चला ही जाता है, तिलक पर निकाल रहे हैं। जब हमसे कोई चर्चा करता है या तो किसी ने पूछा कि ये चीज़ किसने दी, तो पूर्ण ज्ञान है सर तभी उस बात पे चढ़े, क्योंकि मेरा अध्ययन। हम क्या करते हैं, हमारे बच्चों को अध्ययन की भाषा सिखाई नहीं है और हम उसको कह रहे हैं कि मीडिया प्लेटफॉर्म पर जमकर आप रील्स देखो और उसके हिसाब से ज्ञान दो, क्योंकि रील्स तो 1.5 मिनट की होती है ना सर। बिल्कुल। और आज आप बैठे और मैं बैठा हूँ, आप और हमारे में एज डिफरेंस बहुत है। अब मुझे लगता है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसको बहुत भली भांति मेरी आंखों से भी और मेरे भाव से भी, मैं चाहे कितने उसको मोल्ड कर दूँ या मेल्ड कर दूँ, पकड़ा जाती है। तो आप सोचिए कि एक तो वाइब्रेशंस होती हैं सर, कि अब मैं आपसे मिल रहा हूँ तो एक तो भाव के साथ मिल रहा हूँ। दूसरा, मुझे लगता है कि ये सेशन निकल जाए और उसके बाद ठीक है, राम राम। तो एक तो ये जो बनावटी दुनिया रील्स पर आई है और सोशल मीडिया पर आई है। अभी मैंने अपना ही, मैं क्यों दूसरे को बोलूँ, मैं रील्स पे तो नहीं, पर मैंने अपने स्टोरी पर लगा के रखा हो। मैं आ रहा अपनी बाइक पे एक वीडियो बनाया और लगाया, पर मैंने अपना उसमें फेस नहीं दिखाया, क्योंकि मुझे नेचर से बड़ा प्रेम है। मैं डेवलपमेंट दिखाना चाह रहा हूँ लोगों को। गीत हो सकता है दूसरा हो, पर जिस वे से जा रहा हूँ उस रोड से, तो नज़र दृष्टिकोण की बात भी है। अब बच्चा 10 साल का 12 साल का, यदि आप उससे वैसे सवाल पूछोगे जो बहुत हार्डली एंड कॉस्टली है, तो जवाब तो उसको थोड़ी होंगे। हाँ, ये कि वो सोशल मीडिया पर फेमिनिज्म पाने के लिए वो कुछ भी जवाब देगा। तुकबंदी का आप किसी से पूछो कि चक्र किसने प्रदान किया, उसके लिए उसको पूरी गीता या तो फिर उसको कृष्ण का जो चरित्र है वो पढ़ना पड़ेगा। उसने कहाँ से अध्यात्म प्राप्त किया, कृष्ण जी ने 16 कलाएं कितने वर्ष में पूर्ण करी, उसने संदीपनी आश्रम से क्या किया, वहाँ से कौन मिला। वो जो रील होती है ना, उसमें इतना समय ही नहीं होता। होता नहीं है। वो तो 30 सेकंड्स की रील होती है, 40 सेकंड्स की रील होती है। वहां पे आपने एक सेंटेंस कहीं से भी चुराया और आपने बोल दिया, पर सर वो 30 सेकेंड 30 साल बर्बाद कर रहा है। मैं वही कह रहा हूं ना कि उसकी, अच्छा क्या होता है कि रील्स के व्यूज नॉर्मली ज्यादा आ जाते हैं। आप यूट्यूब पे एक घंटे की चर्चा देखने वाले लोग कम होंगे। एक रणवीर इलाहाबादी बड़े फेमस हो रहे हैं। हाँ। और लेकिन उनके कंटेंट है वहाँ पे, आप देखिए कई उनके वीडियोस हम देखते हैं तो 1-1 घंटे 1.5 घंटे की चर्चा है और बड़ी लोग जो सुनते हैं, भले नॉर्मल चर्चाएं, विचार है और उस विचार पे चीजें आगे बढ़ती हैं। हाँ सर, तो वहाँ पे ये नहीं होता कि 30 सेकंड में एक सेंटेंस बोल दिया, एक कोटेशन बोल दिया और आपने वाहवाही लूट ली। सर मैंने कहा ना, 30 सेकेंड की रील 30 साल के बाद तक आपके दिमाग में वो बो रही है जो 30 साल बाद आप अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को जवाब दोगे। जैसे भाई बच्चा, छोटा बच्चा मुझसे आके पूछे या आपसे आके पूछता था कि बेटा पापा ये खरबूजा, या चाचा ये खरबूजा, ताऊ ये खरबूजा मीठा क्यों है, तो हम उसको जेन्युइन मजाक में जवाब दे रहे हैं कि शक्कर, इसमें भगवान ने आया शक्कर मिला दी। वो जो जवाब आपका है, क्यों जवाब दिया, परिस्थितिक कारण सर आपने इसलिए दिया कि वो आप यदि उसको पूरा साइंटिफिक या आप जो प्रोसेस है वो समझाओगे वो समझ नहीं पाएगा। पर जब वही बड़ा हुआ तब उसको समझ में आया कि पापा झूठ बोल। फिर जब उसके बच्चे हो रहे हैं या उसके चाचा भतीजे हो रहे हैं तब उसको समझ में आया कि पापा ने या चाचा ने या ताऊ जी ने ये बात क्यों कही। बिल्कुल सही। तो वो 30 साल का जो अनुभव 30 सेकेंड का वो खराब करता है। तो हम जो 30 सेकेंड की आज रील देख रहे हैं उसमें या तो प्रॉपर मैसेज हो या तो प्रॉपर रेफरेंसेस मैसेज हो। हाँ। और उसमें ये जो मेरे ख्याल से तो ये जो
छोटे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा नहीं है। वो बहुत जो पढ़ाई जैसे एक अभी रिसेंटली मेरे दीपावली पे मैंने अपना मेरे फेसबुक वॉल पे मैंने एक मैसेज लिखा था, प्रतिभा को अवसर दो, वह स्वयं अपनी पहचान बनाएगी। हाँ डेफिनेटली तो सर। ये और अभी क्या हो रहा है कि हम प्रतिभा को एक स्टैंडर्ड पे आने के पहले ही उसको इतना एक्सपोज कर देते हैं, इतना एक्सपोज कर देते हैं कि उसमें जो एक जो कहना चाहिए ना कि उसको उभरने का, उसको पोषित होने का जो अवसर मिलना चाहिए, वहां पे उसका यूटिलाइजेशन शुरू हो जाता है। बिल्कुल सर। कहीं कहीं ना कहीं हमको इस मोबाइल की ये जो बुराई है और जो बच्चे जिस तरह से मोबाइल के आदी होते जा रहे हैं, ये हमारे समाज पर और इनका भविष्य बहुत ही और इससे फिर चिंताजनक क्या होता है, कई बार कम्युनिटी फैमिलीज में कई बार आपसी एक विवादास्पद स्थिति में जाती है। अरे क्या हो गया, थोड़ी देर तो देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मान लो हमारा हमारा भाई है छोटी वाला, अब उसने मान लो किसी बच्चे को दिया, अरे ठीक है थोड़ी देर अपन बात कर रहे हैं ना, अब वो बात के फ्लो में, आज मैं अपने एक फैमिली फ्रेंड्स है गांव में, मैं बैठा 10 बच्चे पूरे उसके परिवार के आए हुए, पीछे भयंकर मस्ती कर रहे, चर्चा कर रहे, हम 3 लोग चर्चा कर रहे और बहुत गहन चर्चा चल रही, पर उनकी शोरगुल आ रही। यदि उस समय हम ये कहते थे चुप बैठो, चलो अपना काम करो, तो मैं वास्तविकता में कह सकता था कि वो लड़के लड़कियां जाके अपना मोबाइल खोल के इंगेज हो जाते। तो कई बार तो मुझे लगता है कि कम्युनिटी बहुत और फैमिली इसमें बहुत बड़ा सपोर्टिव रोल है। तो राजकुमार जी, आपके साथ बहुत सारी बातें हुई। हमारे ज़िले में कॉलेजेस में एनएसएस के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? सर बेहतर करिए, और सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ साथ सभी युवाओं के लिए, क्योंकि मैं एक युवा पीढ़ी से हूँ, थोड़े से कम ज़्यादा जो भी अचीवमेंट्स प्राप्त किए हैं एक छोटी सी दुनिया में किए हैं। छोटा सा ज़िला है, क्षेत्रफल की दृष्टि और संख्या की दृष्टि देखी जाए तो अब तो अपने से भी छोटे हो गए हैं, पर उस समय सबसे छोटा, चाहे विदेश की यात्रा हो या दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त करने वाला हो या यूँ कह लो कि बड़े बड़े कैंप में जाना हो, तो एक स्ट्रगल तो आपको करना पड़ेगा। और उस स्ट्रगल में सर अपने अंदर के भाव को मरना न दिया जाए, और उसके साथ साथ आपको अपने दोस्तों के बीच में भी उतना ही समय देना है, उतना ही परिवार के बीच में देना है, पर जम के मेहनत करनी है। और कई दौर आएंगे आपको डिमोलाइज करने के लिए, कई दौर आएंगे। कई बार हम देखेंगे कि यार ये सफलता की सीढ़ी चढ़ रहा, हम नहीं चढ़ रहा, तो कई एक 10 साल का दौर होता है सर। वो 10 साल का पीरियड मुझे लगता है आप भी महसूस करेंगे कि 10 साल का जो पैकेज होता है, या तो 10 साल के अंदर आप एक बेहतर अचीवमेंट करेंगे, पर करेंगे ज़रूर, चाहे छोटा करेंगे या बड़ा करेंगे। और जो 10 साल होता है वो 10 साल दशक जो होता है वो दशक चमकता है सर। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पाने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितनी तेज़ी से दौड़ रहे हैं, बिल्कुल अपना कार्य ईमानदारी से कर रहे हैं, और ये सब बोलते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात ये है कि आप अपने काम के प्रति कितनी सजगता से, कितनी सरलता से और कितने अपनत्व से शामिल है। बिल्कुल। ऐसे कई अनुभव है सर। ड्रग्स एब्यूज़ की दुनिया होती है, बिल्कुल। उसमें भी जाता है, इसी दुनिया में वो एडल्ट्स की दुनिया में जाता है, इसी उम्र में वो कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि उसको घर की बातें संभवतः बहुत अच्छी नहीं होती। वो ऐसा लगता है कि एक तरीके से पूरी विपरीत अपोजिट लगती है, और उसको दुनिया बड़ी पसंदीदा लगती है और आकर्षित लगती है सर। हर नया चेहरा आकर्षण होता है, और उसी आकर्षण में व्यक्ति निपट जाता है। मैंने देखा है 10th में मेरिट में आने वाला स्टूडेंट्स 12th सेकंड क्लास से पास करता है। हाँ, हाँ। और 10th में सेकंड क्लास से पास करने वाला व्यक्ति 12th में टॉप करता है। और इस पे एक और चीज बड़ा वेरिएशन देखा है मैंने, और ये कि 12th में एवरेज परसेंट लाने वाला व्यक्ति ग्रेजुएशन में टॉप करता है। मेरा मैं ग्रेजुएशन ठीक नहीं था, पर मेरा पीजी टॉपर। एग्जैक्टली, ये भी कई बार होता है कि ग्रेजुएशन में वो एवरेज रहे, लेकिन पीजी में बहुत बढ़िया कर क्योंकि वो संवेदनाएं, वो समाज और उसका दृष्टिकोण फिर वो हावी होता है लाइफ के स्टूडेंट लाइफ के 5 साल, मतलब ये कहीं ना कहीं 11th से शुरू हो जाते हैं गोल्डन सर। वो डिसाइडिंग, और वही आपने यदि मेहनत कर ली, सर आपके वो पास गोल्डन बिस्किट है उसका। सही मार्गदर्शन रहा तो आप आसमान छुएंगे, और नहीं अदरवाइज तो अर्श से फर्श, फर्श से अर्श, दोनों चीज चलती सर। गोल्डन बिस्किट है सर। तो राजकुमार जी,
AR ब्रॉडकास्ट के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। चलते चलते वही चीज़ दोहराऊंगा कि लीडर सबसे अच्छा वो होता है जो किसी के नेतृत्व में काम कर सके या किसी को अपने नेतृत्व में काम करवा क्या सके। बात है, क्या बात है। Thank बहुत you. बहुत बढ़िया। हरदा की बात कार्यक्रम की श्रृंखला शख्सियत के तहत आज हमने आपकी मुलाकात करवाई राजकुमार वर्मा जी से। ऐसे ही और कार्यक्रमों के लिए जुड़े रहिए AR ब्रॉडकास्ट के साथ हरदा की बात में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।